गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग को हम वेरी हैंडसम पर्सन दिख रहे होंगे। वो वाला खिड़की बंद कर दो। स्वाहा। क्या हुआ उसको? उठो कोरिया की तरह। बेमरिया है, बेरामी हो गया, आई फ्लू हो गया। आई फ्लू वाला में सबसे बड़ी दिक्कत है कि देखो उसमें एक तो जलन होने लगता है आँख में, दूसरा हमेशा उससे पानी निकलेगा, जलन होगा, ऐसा लगे जैसे कोई मिर्ची पाउडर डाल दिया उसमें। हमको आज तक नहीं हुआ है, लेकिन इसे शांत रहो। इससे पिछले साल भी हमको नहीं हुआ था, पूरे स्कूल को था, हम बच के रहते थे उससे। इस साल भी हम बच कर, अमर बहुत कोशिश किया लेकिन बच के रहते हैं। तो खास करके पानी मारते रहिए आँख में, गर्मी से हो जा किसी एक को, अब उसके बाद फैलने लगता है। इस वजह से हमको याद है एक बार जब तन्नी वो थे तब हुआ था, हम चच्चा पकड़ के जबरदस्ती दोनों हाथ उसमें तारी जो होता है ना उसका 2 बूंद डाल दिए थे आँख में। उसके बाद कभी नहीं हुआ आई फ्लू। तो ये एक, अब पता नहीं उसमें क्या रहता है, नहीं पता, अब छोटा थे उस समय। हाँ, उसके बाद मम्मी बोलती है कि उसके बाद कहियो नहीं हुआ है, अब पता नहीं क्या है। चलो नहीं, एक के गो में शायद होल था, पता नहीं, बहुत छोटे थे ना, उतना याद नहीं ना है, बहुत छोटे थे उस समय। ओए शांत रहो। चलो देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एफ डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। सीधा बैठो तुम। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट हम पढ़ रहे थे, जिसमें सब कुछ पढ़ लिए हैं। प्रथम श्रेणी का एंथैल्पी भी देख लिए हैं, आकार भी देख लिए हैं। अब पढ़ना है हम लोग को उसका विभव। क्या विभव? पिछले क्लास में उसका ऑक्सीकरण अवस्था भी पढ़ लिए हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसका होता है? मैंगनीज का। क्या गो होता है? तो 5-6 गो होता है, 7 तक होता है, 1 नहीं ना होता है, तो 6 गो होता है। 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैंगनीज का। और सबसे कम किसका? जिंक का और स्कैंडियम का। स्कैंडियम का +3, जिंक का +2। ठीक है, तो जो बीच में है उसका सबसे ज़्यादा, जो साइड में है उसका कम। अभी हम लोग कल हेडलाइन शायद लगवा दिए थे, ना। M2+ से M मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियां। M2+ M मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियां। इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियां। मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियां। हेडिंग लगाइए जो लोग नहीं लगाए हेडलाइन। जो लोग हेडलाइन नहीं लगाए हैं लगाइए। हम कल बोले थे कि आप लोग देख करके आइएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव को या फिर विभव को, बोले थे। कौन कौन लोग ईमानदारी से पिछला चैप्टर में रिवीजन किए हैं इस टॉपिक को? ईमानदारी से। बाकी सब कोढ़िया, नालायक, गधा। वो तो महाकोढ़िया, जो ईमानदार नहीं है वो महाकोढ़िया। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले M है, दूसरा कलर ले लेते हैं। जो M है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। M क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बन जाएगा? M
यहाँ पर जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सब जनरली उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है 2, जनरली प्लस का 2। तो जो धातु कोई भी हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, 10 में से कोई भी हो, वो क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्या बना लेगा, आयन बना लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस अवस्था को अपचयन या उपचयन, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो अब उपचयन। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण। उपचयन को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इंग्लिश में एक के नाम है ऑक्सीडेशन। अब इसी का जस्ट उल्टा M2+, तो पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, अब इसको इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या, तो इलेक्ट्रॉन में कमी उपचयन, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अपचयन। अपचयन या फिर इसका होता है अवकरण। अवकरण भी इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ले रहे हैं, इसी के वजह से उसमें विभव आता है, इसी की वजह से क्या आता है, उसमें करंट आता है। आपको पता है कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ नहीं होता है। वायर तो कहीं दिख रहा है, ये इसमें, इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो करंट के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। अब अपचयन विभव में पिछले चैप्टर में, थ्योरी में या फिर 4 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वैद्युत रसायन है उसमें बताए थे, उसमें एक सीरीज दिया हुआ है बुक में। सीरीज देखें, नहीं देखें, उसमें सीरीज दिया हुआ है किसका कितना होगा, जैसे OH माइनस का कितना होगा, स्कैंडियम 2+ का कितना होगा, इस तरह से H+ का कितना होगा, Cl- का कितना होगा, इस तरह से एक सीरीज दिया हुआ है आपके बुक में। तो वो सबका क्या दिया हुआ है, विभव दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बनाते समय उसका प्रयोग किए थे हम लोग देख देख करके। उसी में आपको ये जो धातु है उसका भी दिया होगा। अब इसमें याद करने की ज़रूरत उसको नहीं है, समझने की ज़रूरत ये है कि जो धातु होता है, धातु जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर आयरन हो गया, जो धातु होता है टिन टिन टिन, और इधर अधातु की तरह जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्यू लिखा गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब टिन टिन टिन। तो ये सब जो होता है वो अधातु होता है। इसका जो भी विभव आएगा, जो भी विभव इसका आएगा वो निगेटिव आएगा, क्या आएगा, और इसका जो भी विभव आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे रीजन है, पिछले चैप्टर में ये हम बताए थे और फिर से बता रहे हैं कि जो मानक विभव होता है वो मानक अपचयन विभव ही होता है। क्या होता है, मानक अपचयन विभव। उसको जब हम चेंज करते हैं तब वो निगेटिव हो जाता है। जैसे देखो M2+ से 2E बना है, ये है अपचयन विभव। अगर हम यहाँ जो ऑक्सीकरण विभव हो रहा है इसको अपचयन के रूप में ले जाएंगे, तो मान लो इसका विभव आया 0.1, तो ये तो हम लिखते नहीं हैं, इसको किस में लिखेंगे, इसमें। तो इसको जैसे ही हम इसमें करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आकर -0.1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको दे चुके हैं। उसी तरह से अगर ये चीज़ प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, इसमें अगर निकालेंगे तो, अगर इसमें प्लस माइनस में है उसमें जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो धातु का जो विभव होता है वो माइनस लगा करके बताया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो टोटल क्या होता है, अपचयन ही होता है। और जो अधातु का विभव होता है वो प्लस में बताया जाता है, क्योंकि वो अपचयन विभव ही होता है। तो धातु का विभव मूल रूप से ऑक्सीकरण विभव होता है, लेकिन लिखते हैं अपचयन विभव, इसलिए उसमें निगेटिव लगा हुआ रहता है। और जो अधातु है उसका मूल विभव जो होता है वो अपचयन विभव ही होता है, इसलिए जब लिखते हैं तो उसमें प्लस ही आता है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका
नहीं ना है, तो इसको लिखिए। कौन बोल कौन रहा है? सच्चों के महक रहा है, पूछो ना उससे। हाँ उससे। इधर जस्ट बगल में खिड़की है ना, इसलिए। अरे देखो, जहाँ पानी लग जाता है ना वहाँ होता है। सामने वाला खेत में हो गया। ये हुआ कि नहीं? चलो, दो चार को पॉइंट है, उसको लिखिए पहले। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था समय से चमक रहे। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था की सहायता से विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था की सहायता से विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था की सहायता से कुछ संक्रमण धातुओं के कुछ संक्रमण धातुओं के यौगिकों के ऊष्मागतिक स्थायित्व ऊष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। ऊष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। उसकी व्याख्या की जा सकती है। दूसरा पॉइंट लिखे, समझाते हैं। धातु की निम्न
धातु की निम्न डेल्टा आई एच आयनन एंथैल्पी, डेल्टा आई एच, इसके यौगिकों में उच्च, इसके यौगिकों में उच्च ऊष्मागतिक स्थायित्व, उच्च ऊष्मागतिक स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, अब देखो हम लोग मैथ वाले पेज पे हिंदी लिख रहे हैं, चिनकटुआ कॉपी 1-2 है ना, 1-2 ऐसे बच्चा सबका कॉपी ऐसे नहीं रहता है टेबल लिखने के लिए मैथ में। देखो होता क्या है, ये जो डेल्टा आई एच है, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, कौन दिखेगा, व्हाइट ले लेते हैं। डेल्टा आई एच ये जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है ऊष्मागतिक स्थायित्व। चलो देखो क्या है, जो डेल्टा आई एच है वो व्युत्क्रमानुपाती है ऊष्मागतिक स्थायित्व का। कहने का मतलब ये है कि जिसका ऊष्मागतिक स्थायित्व कम होगा उसको उतना ही ज़्यादा आयनन एंथैल्पी देना होगा, जिसका ऊष्मागतिक स्थायित्व कम उसका आयनन ऊर्जा अधिक, और जिसका आयनन ऊर्जा कम उसका ऊष्मागतिक स्थायित्व अधिक। ठीक है, व्युत्क्रमाणु का मतलब यही होता है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, एक पूरब की दिशा में तो दूसरा पश्चिम की दिशा में, एक ऊपर की ओर तो दूसरा नीचे की ओर। किसी को कोई दिक्कत? अब ऑक्सीकरण अवस्था की मदद से भी हम उसके स्थायित्व का पता कर सकते हैं। जिसका ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज़्यादा होगा, हम आगे वो भी पॉइंट लिखवाएंगे, आगे हम वो भी पॉइंट लिखवाएंगे। जिसका ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा। तो पूरे प्रथम श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसका है? मैग्नीज का। तो उसका जो यौगिक होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? अस्थायी होगा। इसलिए अस्थायी होगा, जैसे मान लो कोई ऐसा इंसान है जो एक कहता है कि नहीं, अगर तुम कंडीशन चेंज करेगा तो हम अलग हो जाएंगे, और एक कहता है तुम कोनो कंडीशन चेंज करो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैग्नीज जो है वो कहता है +2 बनाएगा, चलो +2 बना लो। वो कहता है ना +3 बनाएगा, हाँ चलो वो बना लो। +4 ना, हम वो बना लो, जाने नहीं देंगे। लेकिन वही अगर स्कैंडियम के साथ या जिंक के साथ हो जाए तो +2 के अलावा कुछ बना ही नहीं सकता। तो अगर +3 बनाने वाला है अब नहीं बन सकता। तो इसलिए जिसका ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अस्थायी होगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था की मदद से भी हम पता कर सकते हैं कि किसका यौगिक अस्थायी होगा और किसका यौगिक कम अस्थायी होगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका नहीं होना चाहिए। ये लिख लिए ना, इसको इसे घेर देते हैं हम। अगला पॉइंट लिखें, किसी संक्रमण धातु के लिए
डेल्टा आई एच, किसी संक्रमण धातु के लिए डेल्टा आई एच 1 व डेल्टा आई एच 2, हाँ तो पूछ नहीं है इसका मतलब वन ही तो है, आई एच 2 आदि का योग जितना कम होगा, आदि मतलब वो जिंजर नहीं है, आदि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आदि को इंग्लिश में नहीं, वो खाने वाला आदि को जिंजर, तो इसीलिए बोले वो जिंजर वाला आदि नहीं है, एटीसी वाला आदि का योग। देखो यहाँ पे आदि कहने का मतलब ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये सब को निकालने के लिए जो ऊर्जा दिया जाता है, यानी डेल्टा H1, H2, H3, H4, ये सब का जो योग होगा, वो योग जितना कम होगा अगला यौगिक उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा। तो आदि का योग जितना कम होगा वह यौगिक उतना अधिक अस्थायी होगा, उतना अधिक अस्थायी होगा। उतना अधिक अस्थायी होगा। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि जो अस्थायित्व है वो डेल्टा आई एच के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये जितना कम होगा अस्थायी उतना ही अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए निकेल और पीटी। निकेल और पीटी जो होता है इसका डेल्टा आई एच जो होता है वो बहुत कम होता है, और इस वजह से इसका जो अस्थायित्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? हल्ला कर रहा है सब ना। अब देखो होता कितना कितना है सबका, इतना जगह में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। देखो ओए शांत रहो। बनाओ तुम लोग भी, ना दिख रहा है। निकेल का पहला और दूसरा का जो योग होता है वो होता है 2.49 इंटू 10 के पावर 3, 2.49 इंटू 10 के पावर 3 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और इसका होता है 2.66 इंटू 10 के पावर 3 किलो जूल पर मोल। इसका तीसरा और चौथा का योग होता है 8.8 इंटू 10 के पावर 3, 8.8 इंटू 10 के पावर 3 किलो जूल पर मोल। और इसका होता है 6.7 इंटू 10 के पावर 3 किलो जूल पर मोल। टोटल करो तो 8 और 2 10, 8 4 12, 11 दशमलव कुछ आएगा 29, 11.29 गुने 10 के पावर 3 किलो जूल पर मोल। भैया तो लिखवे करेंगे, जोड़ने का काज हुआ था। 6 2 8, 9 पॉइंट इसका कुछ आएगा 9.36 इंटू 10 के पावर 3 किलो जूल पर मोल। देखो क्यों खड़ा है वहाँ,
चलो देखो इधर, तो इसका देखो कितना कम है। तो पहला और दूसरा आयनन एंथैल्पी पर निकेल और प्लेटिनम बहुत ज़्यादा अस्थायी होगा, लेकिन तीसरा और चौथा जब निकाल देंगे तो तीसरा पर और चौथा पर कम अस्थायी होगा, क्योंकि उसका एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। तो जब एंथैल्पी का मान बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो पहला दूसरा पर बहुत ज़्यादा अस्थायी होगा, तीसरा चौथा पर कम जाएगा। डेटा के माध्यम से आपको पता चल रहा है, डेटा याद रखने की ज़रूरत, ये बस आपको समझाने के लिए था कि हाँ देखिए इसका कमता है और इसका बढ़ता है। किसी को कोई दिक्कत? लिखो जल्दी से। हमको लगा लाइट कट गया क्या फिर से? मना नहीं रहे हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हमको गाने आता ही नहीं। हाँ? वो बेंच का नट था, स्क्रू हो गया। ओए साइलेंस, आसपास में से देख के लिखिए। ओए शांत रहो, आसपास में से देख कर लिखो जल्दी। 2-3 गो पॉइंट है उसको हम बोल करके लिखवा देते हैं। आस पड़ोस में जो लोग लिख लिए हैं उनमें से देख के पूरा कर लीजिए। हो गया? क्या? हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। ओह माय गॉड। अच्छा मान लो हम बोल दिए कि नहीं लेंगे, सर जी ले लिए, तो हम कहेंगे कि आप नहीं लीजिए। फिजिक्स का टेस्ट सर क्या बोले हैं? हमको नहीं बोले हैं सर। इंग्लिश का तो कंफर्म है। हाँ ओए पॉइंट लिखो। अभी इस पर यहाँ Na2 प्लस Pt2 प्लस लिखो यहाँ। ओए बिना बात किए हुए लिखो यहाँ Na2 प्लस Pt2 प्लस Na2 प्लस Pt2 प्लस से ज़्यादा अस्थायी है। Pt2 प्लस से ज़्यादा अस्थायी है। आप देख सकते हो उसमें आयनन एंथैल्पी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो Na2 प्लस का वैल्यू है वो कम है किससे? Pt2 प्लस से, इसलिए ये ज़्यादा अस्थायी होगा, ये कम अस्थायी होगा। ठीक है, देखो ना जो डेटा अभी लिखे हैं उसमें Pt ज़्यादा अस्थायी है, किसका कम है? देखो प्लेटिनम का 2.6 है और निकेल का 2.4 है, तो 2.4 वाला का कम है, तो 2.4 ज़्यादा अस्थायी होगा, यानी निकेल ज़्यादा अस्थायी होगा, प्लेटिनम कम अस्थायी होगा। तो यहाँ निकेल प्लेटिनम से ज़्यादा अस्थायी है। ठीक है, तो लैंग्वेज पर भी थोड़ा मोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 2.66 2.49 इंटू 10 के पावर 3 किलो जूल पर मोल 2.66 से कम है। किसी को कोई दिक्कत? जा
जबकि PT4 प्लस Na4 प्लस से ज़्यादा अस्थाई है, ज़्यादा अस्थाई है K2PtCl6। एक ये यौगिक है और K2NiCl6। देखो ये वाला लिख लो, मैंने तो सेम तो है। देखो यहाँ जो है निकेल 2 प्लस ज़्यादा अस्थाई होगा PT2 प्लस से, क्योंकि इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसका वैल्यू कम वो ज़्यादा अस्थाई। लेकिन जब 4 प्लस की बात करते हैं तो 4 प्लस में इसका वैल्यू कम जाता है और इसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो ये इसका अस्थाई कम जाएगा और इसका अस्थाई बढ़ जाएगा। तो जबकि PT4 प्लस Na4 प्लस से ज़्यादा अस्थाई क्यों है आपको पता है, उसमें लिखवाए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, जो PT है और Na4 प्लस है, इन दोनों का ये वाला यौगिक अभी तक नहीं मिला है, ये बन ही नहीं पा रहा है K2PtCl6। यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक और निकेल का ऑक्सीकरण अंक निकाल करके बताइए, निकालो तो कितना आएगा। Cl का -1 तो टोटल मिला करके यहाँ -6 हो जाएगा। K2 का +2, K2 का +2 हो जाएगा। एगो का 1 प्लस तो दूगो का 2 प्लस, तो -6 को बैलेंस करने के लिए और कै गो प्लस चाहिए, 4 गो, तो इसका कितना है 4 प्लस। इधर देखो, इधर भी सेम टू सेम निकल का क्या आएगा 4 प्लस। ये अधिक अस्थाई होता है, प्लेटिनम जो होता है 4 प्लस में अधिक अस्थाई होता है और निकेल जो होता है 4 प्लस में कम अस्थाई होता है। लेकिन इसका ये वाला यौगिक अभी तक मिला नहीं है, इसका दूसरा यौगिक मिल चुका है, जैसे क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन, आयोडीन, दूसरा यौगिक मिला है, लेकिन ये वाला यौगिक अभी तक ज्ञात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटिनम 4 प्लस में कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है, या फिर निकेल का 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा ऐसा यौगिक है जो ज्ञात नहीं है। तो ये दोनों यौगिक आप आंसर में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से रिवीजन कीजिए, कल टेस्ट है, टेस्ट का तैयारी कीजिए। धन्यवाद।